डिस्कस करेंगे आज टैक्सेशन, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में आप लोग टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि देखिए हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, भारत देश में रहते हैं, और हम लोग अपने टीवी चैनल्स में या न्यूज़ में ये अक्सर सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के स्कीम लेकर के आ रही है, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ निकालती है गवर्नमेंट, बहुत सारे सिटीजन के लिए वेलफेयर वाली स्कीम निकालती है उनकी भलाई के लिए, ठीक है। बहुत सारे काम गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए करती रहती है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए पैसा लगता है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग, हम लोग एक लोकल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में, देहात एरिया में रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत लेवल पर काम होता है और ग्राम पंचायत में ही तरह तरह की योजनाएं चलती हैं, ठीक है। उन योजनाओं में से एक दो योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लोग वृद्ध हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, गवर्नमेंट देती है उनको पैसा पेंशन के रूप में, ठीक है। जो लोग विधवा हो जाते हैं उनको विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं, मिलता है। फिर इसके अलावा ग्राम पंचायत का और बहुत सारा काम है अपने इलाके में, ये देखना कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, किसी को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसको कितना राशन देना है, किसके घर में कितने सदस्य हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ मैं एक बेसिक सी बात आपको बता रहा हूँ। एक ग्राम पंचायत के अंडर में ढेरों काम होते हैं, बहुत सारे काम, ठीक है। और वो सब काम कब होंगे, जब पंचायत को पैसा मिलेगा, और पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरह से थोड़े से बड़े लेवल पर जब आप जाएंगे तो ग्राम पंचायत से और ऊपर उठेंगे और नगर पंचायत पे जाएंगे। नगर पंचायत के लेवल में और ज़्यादा काम होते हैं और ज़्यादा पैसा डिमांड होता है। फिर और ऊपर उठेंगे तो फिर और क्या होता है भाई, जिला पंचायत, ठीक है, नगर निगम, ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं नहीं पता, ठीक है। चलिए, ये सिर्फ एक उदाहरण था। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हैं, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ काम होता है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, और हर योजना को चलाने के लिए पैसा चाहिए। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है ना। हर योजना को फुलफिल करने के लिए, चलाने के लिए पैसा चाहिए, और ये सारा काम देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है। ये सब काम कराने के लिए, देश चलाने के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए ये सब योजनाएं चलानी है तो उनको पैसा लगता है। अब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा कैसे लाती है, जैसे किसी जगह सड़क ही बनवानी है, चाहे वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट जैसे PWD, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, या किसी प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से हो। अगर किसी जगह पर रोड बनवाना है तो उसका पैसा तो गवर्नमेंट ही सैंक्शन करती है ना, ठीक है। वो सब पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो आंसर है गवर्नमेंट जहाँ से कमाती है वहाँ से आता है। जब उसके पास पैसा आएगा तब तो वो खर्च करेगी, देश चलाने के लिए अलग अलग योजनाओं में खर्च करेगी। तो ज़रा सोचिए कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से पाती है, कैसे कमाती है। हम और आप तो छोटा मोटा कोई जॉब कर लेते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो हमारी आमदनी का एक जरिया बन जाता है, उससे हम पैसा कमाते हैं, हमारी फैमिली चलती है, हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं। गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है, गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट के इनकम के लिए बहुत तरह के सोर्स हैं, बहुत सारे सोर्स हैं गवर्नमेंट के पैसे कमाने के लिए, ठीक है। जैसे दो चार नाम मैं आपको बताता हूँ, बड़े पॉपुलर हैं, आप अक्सर सुनते हैं और आप अक्सर पे भी करते हैं, ठीक है। जैसे सेल टैक्स। सेल टैक्स कहाँ पे करते हैं आप, इवन आप एक पार्ले जी का बिस्कुट लेने भी जाएंगे तो बिस्कुट का जो कीमत है उस कीमत में ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ होता है। वो दुकानदार आपको सेल कर रहा है ना, दुकानदार आपको सेल कर रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है भैया हमारी ज़मीन में रह रहे हो, हमारी ज़मीन में दुकान चला रहे हो, हमारी ज़मीन में बिजनेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो टैक्स दो। वो सेल करने वाला टैक्स क्या कहलाता है, सेल टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जो भी गुड्स आप खरीदते हैं, उसमें टैक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो वो टैक्स का हिस्सा, एक तो उसकी कीमत हो गई, गुड्स की, सामान की कीमत हो गई, वो कीमत तो दुकानदार के पास जाएगी, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो आपने पे किया है टैक्स के रूप में, जिसको सेल टैक्स हम कह रहे हैं, वो सेल टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एक जरिया गवर्नमेंट के इनकम का क्या हो गया, सेल टैक्स हो गया। दूसरा एक बड़ा पॉपुलर, वो भी टैक्स की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स।
सर्विस टैक्स आपने सुना है? कभी आप बड़े होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, तो जब आपको वो बिल देगा तो नीचे सर्विस चार्ज लगा होगा, सर्विस चार्ज लिखा रहता है, ये सर्विस टैक्स लिखा रहता है। ठीक है, जो आपका बिल बना है वो तो देना ही है, उसके अलावा थोड़ा सा सर्विस चार्ज भी आपको देना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसको और अप्रोप्रिएट समझने के लिए आप लोग रेलवे की बुकिंग कभी करते हैं? ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं कि नहीं? अगर 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 आपके टिकट का कॉस्ट है 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ टोटल कॉस्ट बना, जब आप उसको ऑनलाइन पे करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो 300 रुपीज़ 340 रुपीज़ हो गई। लास्ट में दिखेगा आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगा 300 रुपया टिकट का किराया, 300 रुपया किराया। लेकिन जब आप डेबिट करवाएंगे, अपने खाते से पैसा कटवाएंगे, पे करेंगे, तो आपके खाते से कटेगा 340 रुपया। कितना कट गया? 340, लेकिन दिखेगा सिर्फ 300 रुपया। तो वो एक्स्ट्रा 40 रुपया कहाँ गया? तो वो 40 रुपया यहाँ गया। भैया किस बैंक के माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किया? SBI मान लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगी कि भाई हम आपको ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं घर बैठे टिकट बुक करने का, 15 रुपया हमारा है, 20 रुपया हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, आपको यहाँ से चल के शहडोल या मनिंदगढ़ नहीं जाना पड़ रहा है। आपका 200 रुपया बच रहा है किराए का, आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, टिकट बुक कराएंगे, फिर लौटेंगे, 200 बचा, तो 200 के बजाय हम आपसे 20 रुपया ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको घर बैठे सुविधा दे रहे हैं। ये हो गया सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स किसके पास गया? SBI के पास गया। ठीक है, फिर एक गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे सुने हैं आप? अभी ऑनलाइन क्लास हो जाएगी फिर ना, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे। एक गेटवे होता है जिसके थ्रू पेमेंट आपके खाते से रेलवे के खाते में जाती है, वो रास्ता होता है। इधर बैंक का दरवाज़ा खुलता है, एक गेट खुला, इस गेट से मनी निकला, और उधर रेलवे वाले का गेट खुला, वहाँ मनी चली गई। तो ये वाला जो गेटवे जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर इस सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं, इस गेटवे को, वो भी अपना चार्ज लेते हैं, उनको भी तो कमाना है, तो 20 रुपया वो चार्ज ले लिया। ये क्या है? सर्विस टैक्स। ये सब टैक्स इसमें से कुछ गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ उन कंपनियों के पास जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपका टिकट का किराया सिर्फ 300 रुपया है, लेकिन आप पे कितना कर रहे हैं? 340 रुपया। ये 40 रुपया क्या है? सर्विस टैक्स है। समझ आया? जितने सामान आप खरीद रहे हैं, हर सामान में आपको क्या पे करना है? सेल टैक्स। ठीक है, और जो भी सुविधाएं आप उठाएंगे, आरामजनक सुविधाएं, उसमें आपको क्या पे करना पड़ेगा? सर्विस टैक्स। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो ये सब साधन है गवर्नमेंट के इनकम के, ये सब सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के इनकम के लिए। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक बात। इन सब के अलावा एक और बड़ा अप्रोप्रिएट रास्ता है गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का, और वो है टैक्स लगाओ। कर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर, टैक्स। तो टैक्स कैसे लगाती है गवर्नमेंट? तो आंसर है, हमारे यहाँ हमारी ज़मीन में जितने लोग रहेंगे, जितने पर्सन हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप में काम कर रहे हों, चाहे उनकी फैक्ट्रियाँ हो, इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, समझ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, अगर एक लिमिट, एक बाउंड्री से ज़्यादा आपकी इनकम है, तो भाई हमारे देश में रह के कमा रहे हो ना, हमारी ज़मीन में रह के कमा रहे हो, तो टैक्स दो। और ये टैक्स का सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब ये सब सिस्टम नहीं थे हमारे यहाँ, ये सब गवर्नमेंट सिस्टम, पहले राजा महाराजा लोगों का सिस्टम चलता था, तो वो भी अपनी प्रजा से कर वसूल करते थे। उस समय रुपया के माध्यम से नहीं करते थे, तो भैया धान चावल पहुंचा जाओ, आपके पास जो है वो पहुंचा जाओ, अनाज हो रहा है तो अनाज दो टैक्स के रूप में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से टैक्स का सिलसिला शुरू से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक रेट फिक्स कर दिया है, एक रेट कार्ड छापा है। ठीक है, एक रेट कार्ड छापा है, और हर इनकम के लिए एक रेट फिक्स कर दिया है कि इतने इनकम से ज़्यादा होगा तो हम आपसे इतना % टैक्स लेंगे, इतने पैसे से ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो हम आपसे इतना % टैक्स लेंगे। यानी अलग अलग इनकम पर अलग अलग रेट है टैक्स लेने का गवर्नमेंट का। ठीक है, और इस टैक्स से कोई नहीं बच सकता, चाहे आप इंडिविजुअल हो, यानी अकेले आदमी हो, भले आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, आपकी कोई कंपनी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की हो, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ग्रुप हो, कुछ भी हो, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाएगा एज ए टैक्स। ठीक है, तो टैक्स एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा सोर्स है जिससे,
किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करती है, कमाती है। समझ आया? तो सबसे ज़्यादा इनकम पाने का रास्ता कौन सा है? टैक्स वाला रास्ता है। और भी हैं लेकिन उससे उतनी इनकम नहीं जितना टैक्स से है। समझ आया? टैक्स से बहुत ज़्यादा इनकम होती है गवर्नमेंट को। यहाँ तक समझ में आई बात आपको? आया कि नहीं आया? आया। अब टैक्स किस पर लगाया जाएगा? बोलिए। सब पर लगाया जाएगा। जो एक लिमिट से ज़्यादा कमाएगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जो जितना कमाएगा अलग अलग लेवल पर ना, कोई 5 लाख एक साल में कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़ों रुपए कमाता है। तो हम सबसे तो एक जैसा टैक्स नहीं ले सकते ना। उसकी इनकम को देखते हुए हम टैक्स का रेट उस पर फिक्स करते हैं कि भैया आप 5 लाख कमा रहे हो तो आप 10% टैक्स दोगे, आप 10 लाख कमा रहे हो आप 20% टैक्स दोगे, आप 50 लाख कमा रहे हो आप 30% टैक्स दोगे। समझ रहे हैं? आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप हमको 60% टैक्स दो। समझ में आया? तो अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग टैक्स का रेट फिक्स किया गया है और ये फिक्स है, याद रखिएगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपसे 10% ले रहे हैं तो उससे 15% लेंगे, ठीक है ना? सबके लिए ये एक फिक्स रेट होता है। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा, आप रहा सवाल ये कि ठीक है हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में रह के हम जॉब कर रहे हैं, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हमको टैक्स देना चाहिए। लेकिन इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, हर देश में बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं, ठीक है ना? करोड़ों अरबों में जनसंख्या होती है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कौन सा आदमी ज़्यादा कमा रहा है, कौन सा आदमी कम कमा रहा है, किस पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, किससे ज़्यादा टैक्स लेना है, किससे कम टैक्स लेना है? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? तो इसका जुगाड़ ये है कि गवर्नमेंट ने जगह जगह अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना कर रखा है। क्या बना के रखा है? जो सिर्फ यही काम करती है कि कौन सा आदमी टैक्स पे करने के लायक है और कौन सा नहीं है, यानी किसकी इनकम टैक्सेबल इनकम के योग्य है, टैक्स देने लायक इनकम हो रही है और किसकी नहीं हो रही है। खाली यही चेक करना है। और जिसकी इनकम टैक्स देने के लायक होती है या उससे ज़्यादा होती है तो फिर उससे टैक्स लिया जाता है। तो आप कैसे पता चलेगा कि 1 लाख आदमी है तो उसमें से किसकी इनकम कितनी है? किसका किसका रिकॉर्ड रखेंगे? तो आंसर है सबका रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं आजकल इनकम के लिए एक ही माध्यम रह गया है, बैंक। बैंक में ही सबकी सैलरी आनी है, बैंक से ही सबके पैसे इधर से उधर होने हैं, ट्रांजैक्शन। चाहे आप पर्सनल बिजनेस कर रहे हो, खरीदी, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भी आपका सैलरी वगैरह सब कहाँ से होना है? बैंकिंग से ही होना है। बैंकिंग का पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है? तो अब बैंक में ही सारे काम होने हैं आपके पैसों के लेन देन के। तो अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग शहरों में इस्टेब्लिश करती है और उनकी ये ड्यूटी होती है कि अब वो पकड़ेंगे कि किसकी इनकम कितनी है और उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है? अब उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि करोड़ों आदमी हैं तो किस आदमी की सैलरी कितनी है, या कोई बिजनेस कर रहा है तो ज़्यादा का बिजनेस कर रहा है, कम का बिजनेस कर रहा है, कितने पैसे का लेन देन कर रहा है, उनको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए ना उन्होंने एक ऑथेंटिकेशन नंबर बनाया है, आइडेंटिफिकेशन का नंबर बनाया है और एक आदमी को एक नंबर अलॉट किया जाता है। समझ आया? एक आदमी को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है और वो नंबर आपके बैंक खाते के साथ अटैच रहता है, बैंक अकाउंट के साथ वो नंबर अटैच होता है। तो उस नंबर की हेल्प से वो ऑर्गेनाइजेशन जब चाहे तब उस आदमी का डिटेल, बैंक डिटेल ले सकता है कि आप साल भर में कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कितना आपका आमदनी है साल भर में, ठीक है? उस नंबर को हम बोलते हैं पैन नंबर या टैन नंबर या टिन नंबर। क्या बोलते हैं? पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर, ठीक है? या परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलेंगे? परमानेंट अकाउंट नंबर, नॉट पर्सनल। पैन का फुल फॉर्म क्या? PAN लिख लीजिए, हो सकता है MCQs में आ जाए परीक्षा में, ठीक है? हर आदमी के लिए एक अलग से पहचान के लिए नंबर और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको दिया जाता है। उस नंबर को क्या बोलते हैं? पैन, PAN, पैन, ठीक है? मैं इसको नोट करता हूं, पैन नंबर ना। ध्यान से एक एक बात समझते जाइएगा। पैन बोलते हैं, क्या बोला मैंने? दिस इज परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी तरह से एक टैन नंबर भी होता है, टैन। इस परमानेंट के बजाय ये क्या हो जाएगा? टेम्परेरी। थोड़ी देर के लिए वो नंबर हम किसी को अलॉट करते हैं, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाता है। ये परमानेंट वाला तो एक आदमी के लिए एक ही नंबर फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं कभी भी, ठीक है? दिस इज टेम्परेरी।
टेम्पोरेरी अकाउंट नंबर, ठीक है, समझ में आया। तो पैन नंबर जो होता है, आपके पैन कार्ड बने होंगे ना, पैन कार्ड आपके नहीं होंगे तो आपके पेरेंट्स के बने होंगे। पैन कार्ड आजकल सबको कंपलसरी है, बिना पैन कार्ड के आप खाता नहीं खोल सकते किसी बैंक में, या खाता खुल जाएगा तो आपके अकाउंट को फिर होल्ड में डाल देंगे। पहले आप पैन बनवाइए, अपने खाते के साथ लिंक करिए, उसके बाद फिर आपका खाता रन होगा। समझ में आया। तो पैन कार्ड आजकल कंपलसरी हो गया सबके लिए। यहाँ तक समझ में आई बात। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स का हिसाब किताब रखती है, उसको कैसे पता चलता है कि किस आदमी की इनकम कितनी है तो हम उस पर टैक्स लगाएं? कैसे पता चलता है? हर आदमी जो बैंक में खाता खोलेगा उसको कंपलसरी क्या चाहिए? पैन नंबर चाहिए। क्या चाहिए? पैन नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप बिना पैन नंबर का खाता खुलेगा नहीं, तो हर आदमी को पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, यानी नंबर इश्यू करना पड़ेगा। पैन कार्ड जब वो आदमी बनवाएगा तो अपने पूरे डिटेल, पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ देगा, आधार कार्ड, अपने मार्कशीट या अपने वोटर आईडी कार्ड, जो भी उसका रिक्वायर्ड डिटेल है वो जमा करके पैन कार्ड नंबर इश्यू करवाएगा। वो पैन कार्ड नंबर कहाँ जमा हो गया? बैंक अकाउंट में लिंक हो गया। ठीक है। अब इसका नंबर किसके पास है? आंसर है जो टैक्स वाला हिसाब किताब करेगा उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है टैक्स का हिसाब किताब करने के लिए, उस डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये जो डिटेल आपने पैन बनवाते समय दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पैन बनवाने के लिए आप डिटेल देंगे तब ना पैन बन के आएगा, पैन कार्ड। उसके लिए आपने डिटेल दिया ना, तो आपका पूरा डिटेल किसके पास पहुंच गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया। और उन्होंने आपको एक पैन नंबर दे दिया जो किससे लिंक हो गया? आपके बैंक खाते से लिंक हो गया। समझ आया। अब उस बैंक खाते में आप जो भी लेन देन करेंगे उसका पूरा डिटेल किसके पास होगा? जिसने आपको पैन नंबर दिया है उसी के नीचे आपका खाता मैप रहता है, लिंक रहता है। तो आपके खाते की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। समझ आया। वो जब चाहे तब आपका खाता चेक कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि किस आदमी की सैलरी कितनी है, किस पर कितना टैक्स लगेगा? ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात हो गई, प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में बात हो गई जिसका बैंक से लेन देन होता है। ठीक है। जो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, दुकानें चला रहा है बड़ी बड़ी, उसका क्या? उसके लिए फिर इनकम टैक्स वाले कैसे पता करेंगे कि इसकी इनकम कितनी हो रही है एक साल की, ये कितना कमा रहा है, टैक्स लिमिट से ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसको एक और नंबर प्रोवाइड कराते हैं जिसको बोलते हैं टिन नंबर। उसको बिल देते हैं। भाई आप दुकान जाते हैं, आपको वो बिल देता है ना काट के, उसके बिल में एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को बोलते हैं टिन नंबर, TIN, टिन। क्या बोलते हैं? टिन नंबर। कोई भी दुकानदार ये बिल बुक कहाँ से इशू करवाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू करवाता है। कहाँ से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू करवाता है। समझ में आया। तो जब भी आपको बिल बुक मिलेगा, जैसे आप दुकानदार हैं तो टैक्स वाले क्या करते हैं? टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको बिल बुक देंगे। बिल बुक देंगे तो उसमें टिन नंबर लिखा रहेगा सीरियल नंबर से। हर बिल में टिन नंबर छपा रहता है। तो आपको इस नंबर के बिल से इस नंबर के बिल तक का हमने बिल बुक दे दिया है। अब वो बिल जब भी कटेगा, जब भी फटेगा, जब भी दोगे किसी को, उसी में लिख के दोगे। अब उसका पूरा रिकॉर्ड किसके पास मौजूद है कि हमने आपको कितने बिल दिए हैं, कितने बिल बुक? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। जब वो बिल आप साल भर बांट देंगे तो उसकी कार्बन कॉपी होती है। लास्ट में उसका ऑडिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। क्या ऑडिट? मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा, कितने में बेचा, बिल दिखाइए। तो वो बिल दिखाओगे, उसका ऑडिट होगा, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ऑडिट मतलब समझ रहे हैं ना? हिसाब किताब, कितना आपने खर्चा किया खरीदने में और कितने में आपने बेचा, आपका मुनाफा कितना हुआ। इससे इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं कि आपने कितना साल भर में कमाया। किस नंबर से पकड़े? टिन नंबर से पकड़े। टिन नंबर व्यापारियों के लिए होता है जो कि अलॉट कर दिया जाता है, और उनके लेन देन फिर लास्ट में पकड़ाते हैं जब उनके बिल बुक का ऑडिट होता है। समझ आया। तो बिल में तो रहती है कार्बन कॉपी, कितना सामान बिका, कितने रुपया का गया, क्या क्या गया, तो साल भर का पूरा डिटेल पता चल जाता है कि इसने इतने का बेचा है, इतने का खरीदा था, इतने में बेचा, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब वो प्रॉफिट पर वो टैक्स लगाते हैं अगर उनकी लिमिट से ज़्यादा हो गई तो। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कहानी आपको क्लियर हुई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता चलता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, उसकी इनकम कितनी हो रही है साल भर में। समझ आया। बैंक डिटेल के लिए उन्होंने क्या जुगाड़ बना रखा है? पैन। तो पैन से पकड़ में आ जाता है खाता में कितना लेन देन हो रहा है। और व्यापारियों के लिए क्या जुगाड़ बना रखा है? टिन नंबर। तो बिल बुक से पकड़ में आ जाता है कौन कितना कमा रहा है। यहाँ तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, आप
उनको पता है कि आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने अलग अलग रेट बना रखा है कि भाई आप इतने इतने पैसे में आपकी इनकम इतनी इतनी हो रही तो आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, कुछ कुछ परसेंट, ठीक बात। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ रहते हैं तो हम आपसे ज़बरदस्ती टैक्स लेंगे, ठीक है। हमने इसमें आपको कुछ छूट भी दे रखी है, समझ रहे हैं क्या दे रखी है? कुछ छूट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आप 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया कमा रहे हैं एक साल में, ठीक है, तो हम आप पर पूरे 5-6 लाख का टैक्स नहीं लेंगे। भाई आप मान लीजिए 5 लाख कमा रहे हैं ना, 5 लाख कमा रहे हैं तो पूरा 5 लाख के ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे कि भैया 20% दो हमको टैक्स। तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 5 लाख का 10% कितना हुआ? 5,000 ही हुआ ना, कि 50,000 हुआ? कितना होता है? 5 लाख का 1% शायद 5,000 होगा, कितना होगा? 10% 50,000 हो रहा है ना। तो अगर हम 10% आपसे ले रहे हैं तो आपको 50,000 रुपया चुकाना पड़ेगा टैक्स के तौर पर। कितना पैसा देना पड़ेगा? 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो घबराइए नहीं भाई, आप हमारे यहाँ रहते हैं तो हम ज़बरदस्ती आपसे इतना पैसा नहीं लेंगे, हम आपको टैक्स में थोड़ी सी छूट भी देंगे। क्या देंगे? छूट को हम बोलते हैं रिबेट या एग्जम्पशन। क्या बोलेंगे? रिबेट यानी छूट देना या एग्जम्प कर देना, छोड़ देना। तो आपको कुछ छूट भी दी जाती है टैक्स में। अब इस छूट को आपको समझना है बढ़िया से। किसको समझना है? यानी कितना पैसा आपको छूट मिलता है, किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझिए किस किस चीज़ में आपको छूट दिया जाता है। जैसे मैं मिसाल लेके चल रहा हूँ, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। क्या हैं आप? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो आपको किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करने से टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सुनिए, आपने किसी भी टाइप का प्रीमियम ले रखा है, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस वाला प्रीमियम, न LIC बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाके प्रीमियम ले लीजिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए। क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवन बीमा। कोई भी बीमा करवाइए, जितना रुपया आपका बीमा में जाएगा साल भर तक का, 1 साल का, जितना रुपया आपका बीमा में जाएगा उस पैसे पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। समझ आया? जितना पैसा आप 1 साल में प्रीमियम के तौर पर भरेंगे LIC में, उस पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। समझ आया? इसी तरह से जिस तरह LIC होती है उसी तरह और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। जैसे पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ SBI की कुछ पॉलिसीज़ हैं, आपने सुना है। म्यूचुअल फंड की कुछ पॉलिसीज़ हैं, सुना है, जिसमें आदमी पैसा लगाता है, उस पैसे से शेयर मार्केट में बिजनेस होता है और उससे लास्ट में आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो अगर आपने कोई पॉलिसी खरीद रखी है, उस पॉलिसी में भी जितना पैसा आपका खर्चा होगा 1 साल में, उस पर भी हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कोई भी नॉर्मल आदमी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं भी हो तो भी, अगर वो LIC में प्रीमियम भरता है तो उस प्रीमियम पर कोई पैसा टैक्स के तौर पर नहीं लगेगा। जितना पैसा भी आपका जाएगा वो टैक्स फ्री पैसा रहेगा, उसको हम माइनस कर लेंगे आपके टोटल इनकम से। समझ आ रहा है? इसी तरह आप कोई पॉलिसी खरीदेंगे तो जितना पैसा आप पॉलिसी में पे करेंगे उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह एक सर्टिफिकेट होता है NSC, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये भी LIC की तरह ही काम करता है। इसके सर्टिफिकेट्स आप साल साल में खरीद सकते हैं, लास्ट में इसको भंजा सकते हैं, आप जाके कैश करवा सकते हैं, तो पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे LIC में लास्ट में आपको पैसा मिलता है, वैसे इस सर्टिफिकेट को जमा करने से भी आखिरी में पैसा मिलता है। तो अगर आप NSC वाले सर्टिफिकेट भी खरीद रहे हैं तो भी हम आपको उतना पैसा जो साल भर में आप इन्वेस्ट करेंगे NSC के लिए, उसमें भी हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, वो टैक्स फ्री रहेगा, माइनस कर देंगे आपके टोटल इनकम में से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका GPF में पैसा कटता है। हम बात कर रहे थे ना पिछली क्लास में, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसी तरह एक GPF होता है। GPF मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। क्या? जनरल प्रोविडेंट फंड। जैसे आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका वेतन में से, आपके तनख्वाह में से कुछ पैसा कटता है ना, कट के जमा होता है, जब आप रिटायर होते हैं फिर वो पैसा मिलता है आपको। समझ रहे हैं? तो GPF अकाउंट में जितना पैसा जमा होगा साल भर में, जितना पैसा कटेगा, जैसे 5,000 रुपया महीना मेरा GPF में कट रहा है, PF जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, PF प्रोविडेंट फंड, 5,000 रुपया मंथली मेरा कट रहा है, तो 1 साल में कितना पैसा मेरा कट जाएगा PF में? 12 पंचे 60,000 रुपया। तो ये 60,000 रुपया टैक्स फ्री रहेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ आया? तो अगर मैं PF में इन्वेस्ट करता हूँ तो उस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। LIC की प्रीमियम्स खरीद लेता हूँ, कोई टैक्स नहीं लगता। कोई पॉलिसी खरीद लेता हूँ, कोई टैक्स नहीं लगता।
गवर्नमेंट के जितने भी क्या कहने चाहिए चैरिटी ट्रस्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट के चैरिटेबल ट्रस्ट जो चल रहे हैं, अगर आप उसमें दान देते हैं, डोनेट करते हैं, उस पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा टैक्स के तौर पर। समझ रहे हैं? इसको ध्यान से सुनिए, ये सब आगे क्वेश्चन बनाने में आपको काम देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जितने चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं उसमें आप अगर डोनेट करेंगे, डोनेशन देंगे, तो उस डोनेशन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी आपके टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा, टैक्स फ्री बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए? लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डोनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आपने डोनेट किया है, ठीक है, पूरे पैसे पर हम टैक्स नहीं लेंगे, 50% आपको छूट दे देंगे। कितना? 50% हम आपको छूट देंगे। और इसका हमारे कानून में एक धारा भी है बड़ी कॉमन सी, 80G, सेक्शन 80G, सेक्शन 80G के तहत अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो डोनेशन अमाउंट में साल भर जितना डोनेट किया उसका 50% टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और 50% पर टैक्स लिया जाएगा आपसे। समझ रहे हैं? कौन से सेक्शन के अंतर्गत? नोट करिए, ये सब MCQs में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डोनेशन वाला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 80G। दिस इज द सेक्शन अंडर विच दिस रूल हैज बीन पास्ड। ठीक है, कि डोनेशन वाले अमाउंट में 50% आपको छूट दिया जाएगा। समझ आ गई बात यहाँ तक कि नहीं आई? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया ना? आया ना? ठीक है, तो आपको मोटा मोटा हिसाब क्या याद रखना है? अगर आप LIC में प्रीमियम भरते हैं तो एक साल में जितना पैसा आपका LIC में जाएगा या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी में जाएगा, उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। कोई भी पॉलिसी आप खरीद रहे हैं, उस पॉलिसी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री पैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? और ये मैंने जो बताया कि NSC के सर्टिफिकेट्स आप खरीदेंगे वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या बताया? GPF में जो पैसा आपका कटेगा टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें टैक्स का। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बाल बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आप उसका ट्यूशन फीस का रिसिप्ट लगा देंगे, आपका जितना पैसा एजुकेशन में खर्च हो रहा है बच्चों के, सिर्फ ट्यूशन फीस याद रखिए, क्योंकि जब आप कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे ट्यूशन फीस अगर 30,000 रुपया है तो आप देखेंगे 10,000 रुपया गाड़ी का ले रहा है, 5,000 रुपया बिल्डिंग का ले रहा है, तो 10,000 रुपया और सिस्टम का ले रहा है। उन सब की बात नहीं हो रही, सिर्फ एजुकेशनल फीस, ट्यूशन फीस 30,000 रुपया। तो साल भर में अपने बच्चों के लिए आप जितना ट्यूशन फीस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसकी रसीद लगा देंगे तो उस पैसे पर भी टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो बच्चों की पढ़ाई में जो पैसा खर्चा होता है एज ए ट्यूशन फीस और एजुकेशनल फीस, स्कूल फीस या कॉलेज फीस, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। समझ गए? अगर आपने बैंक से लोन लिया है घर बनाने के लिए, होम लोन जिसको बोलते हैं, होम लोन लेते हैं ना कुछ लोग, घर बनाने के लिए पैसा ले लेते हैं उधार और घर बनवाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको पटाते रहते हैं। तो जब आप होम लोन लेंगे तो उसके बाद फिर आप उसका इंस्टॉलमेंट भरेंगे ना, जितने दिन के लिए आपने लिया होगा, जितने साल के लिए आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, जितना इंस्टॉलमेंट का पैसा आप होम लोन के तौर पर भर रहे हैं बैंक को, उस इंस्टॉलमेंट के पैसे में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी टैक्स फ्री पैसा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रहा है? होम लोन के इंस्टॉलमेंट की बात करिए, एक साल का पूरा पैसा निकाल लीजिए। जैसे 5,000 रुपया अगर मैं एक महीने में इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ होम लोन वाला, तो एक साल में कितना भर रहा हूँ मैं? 60,000 रुपया। एक महीने में 5,000 तो एक साल में 60,000 रुपया। तो इस 60,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा। तो एक छोटी सी लिस्ट हम बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से टैक्स फ्री हो जाता है, रिबेट मिलता है टैक्स में। ठीक है, उसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट है जिसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने बात की अभी, जो बताया वो आप लिख सकते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे का, तो जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, ये तो गवर्नमेंट ने हमको सहूलत दी है ना। क्या दी है? हमको सहूलत दी है। अब मान लीजिए एक आदमी बड़ा होशियार है, उसने क्या किया, LIC के प्रीमियम्स भी खरीद लिए, NSC के सर्टिफिकेट्स भी खरीद लिए, समझे ना, और GPF में भी उसका पैसा जा रहा है, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं बाहर, तो ट्यूशन फी भी जा रही है ना।
ऐसा करके सब कर कुरा के उसने 2-3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट किया? 2-3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। और लास्ट में जब उसका ऑडिट होना है, यानी जब टैक्स के लिए हिसाब किताब होना है, तो उसने ये सब बिल लगा दिए गवर्नमेंट की तरफ कि हमने भैया सेविंग्स के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी अगर सैलरी 6 लाख रुपीस है और वो 3 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट को 3 लाख रुपया छोड़ना पड़ेगा ना, उस पर तो टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो उसको बड़ा लॉस होता है, बहुत घाटा होता है। क्या होता है? बहुत घाटा होता है, क्योंकि 3 लाख रुपये सीधे सीधे छूट जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 3 लाख पर टैक्स लगेगा, बचे हुए 3 लाख पर। ठीक है, तो उन्होंने ना एक और लॉ बनाया। क्या बनाया? एक और लॉ बनाया, एक और सेक्शन बनाया। उस सेक्शन का नाम हमने रखा सेक्शन C, 80C, सेक्शन 80C। और इसमें हमने एक नियम पारित किया। वो नियम ये है कि आप चाहे करोड़ों रुपए की सेविंग्स खरीद लीजिए, अपना पैसा इन सब सेविंग्स में इन्वेस्ट करिए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 लाख रुपया आपका छोड़ेंगे टैक्स फ्री, बाकी सब में टैक्स लेंगे। समझ आया? कितना छोड़ेंगे? 1.5 लाख रुपया छोड़ेंगे, बाकी उससे ज़्यादा पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया सब में टैक्स लेंगे। तो रिबेट सिर्फ कितने में देंगे हम? 1 से 1.5 लाख रुपया तक, बस। तो किसी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे 1 लाख रुपया तक सेक्शन 80C के तहत इसको छूट दे रहे हैं। यानी जितना भी आप सेविंग करना है करिए, जिसमें इन्वेस्ट करना है करिए, लेकिन कितना रुपया तक इन्वेस्ट करना है आपको? 1। तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस 1 लाख से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो ज़्यादा पैसा होगा 1 लाख से, वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, उसको शामिल करेंगे, फिर टोटल इनकम में उसको जोड़ लेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमने एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन का नाम क्या रखा? हाँ, सेक्शन 80C। और इसमें नियम क्या बनाया? रिबेट ऑन अमाउंट अप टू 1.5 लाख। याद रहेगा? किसी ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। सेक्शन C वाला जो धारा हमने बनाया है, उस धारा में हमने 1.5 लाख रुपया तक छूट रखा है। ठीक है, किसमें? ये कौन सा पैसा जिसमें हम छूट दे रहे हैं? आंसर है सेविंग्स। किसमें? रिबेट ऑन अमाउंट ऑफ सेविंग्स। ये सब सेविंग ही कर रहे हैं ना हम, इसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा बचा रहे हैं टैक्स से, तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? सेविंग्स बोलेंगे। तो 1.5 लाख रुपया तक इसमें गवर्नमेंट आपका पैसा माफ़ कर देगी, कोई टैक्स नहीं लेगी। इससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलिए, आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको 2 सेक्शन याद रहेंगे। सेक्शन 80C किसके लिए है? सेविंग्स में रिबेट देने के लिए, छूट देने के लिए। और इसमें क्या बनाया गया? कहाँ तक हम आपको छूट देंगे? 1.5 लाख रुपया तक। लेकिन आगे एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप जितनी सेविंग करना है करिए, हम 1 लाख तक छूट देंगे, फिर आप बुरा नहीं मानेंगे कि हमने तो 1.5 लाख पढ़ा है, 1 लाख में कैसे छूट हो रहा है? वो क्वेश्चन के मूड पर डिपेंड करता है ना। ये रेट ना अलग अलग टाइम पर चेंज होता आया है। अभी का मैं रेट बता रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपया तक हम छूट देते हैं सेविंग्स में। और जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे वो पुराने मिलेंगे, 2003 के, 2002 के, समझ रहे हैं, 2005 के। तो उसमें पुराने रेट चलेंगे 1 लाख रुपया वाला। तब 1 लाख रुपया तक छूट होती थी, अब उससे ज़्यादा होने लग गई है। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कब से कब तक आपसे लेती है? कब लेगी? कब से जोड़ना शुरू करेगी? कब तक जोड़ेगी? तो याद रखिए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। कहाँ से? इधर सुनिए, इधर सुनिए। टैक्स कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक कैलकुलेट किया जाता है? आंसर है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 1 साल हो गए, क्योंकि 31 मार्च के बाद फिर क्या आएगा? तो नया साल शुरू हो जाएगा। हमारा नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है ना, है ना, है ना। टैक्स वालों का साल ना 1 अप्रैल से शुरू होता है, और 31 मार्च जो होती है वो क्लोजिंग कहलाती है। इसलिए आप सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से, जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्लोजिंग चल रहा है। मार्च में क्या बोलते हैं? क्या चल रहा है? क्लोजिंग चल रहा है। यानी इसमें सब आपको हिसाब किताब पुटअप करने होते हैं गवर्नमेंट को ऑडिट के लिए। समझ आया? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का ये जो टाइम पीरियड है 1 साल हो गया। इस टाइम पीरियड पर टैक्स लगाया जाता है, इसका हिसाब किताब लगा के इस पर आपको टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये जो ईयर होता है
टैक्स लगाने वाला, दिस ईयर इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। इसका हमने नाम क्या रखा? और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फाइनेंशियल ईयर। नोट करिए। What is the meaning of financial year? फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? अब ये MCQs में या फिल इन द ब्लैंक में कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, आपको समझ आना चाहिए। तो ये क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, जिसमें टैक्स का हिसाब किया जाता है। दिस पीरियड इज नोन एज फाइनेंशियल पीरियड और फाइनेंशियल ईयर। एक साल हो गया ना, एक साल को ईयर बोलते हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया? फाइनेंशियल ईयर रख दिया। ठीक बात। और हर साल टैक्स का रेट चेंज होता है, याद रखिएगा। हर साल क्या होता है? हर साल टैक्स का रेट चेंज होता है, यानी कितने कितने पैसे तक कितना कितना % टैक्स लेना है, हर फाइनेंशियल ईयर में उसको मॉडिफाई किया जाता है। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल का टाइम पीरियड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हर साल, हर नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स के जो रेट हम बनाते हैं ना, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। कभी कम कर लेते हैं, कभी ज़्यादा कर लेते हैं, देश की आर्थिक स्थिति देखते हुए। समझ आया? आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया? ये क्लियर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब सुनिए, अब ना इस समय प्रेजेंट टाइम में चूँकि एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत पैसा लगता है गवर्नमेंट का, तो अब उसके लिए पैसा कहाँ से आए? तो आंसर है, हमने ना जब सबसे हम टैक्स लेंगे तो सबको हम 1% 2% एक्स्ट्रा टैक्स चिपकाएंगे और इस टैक्स को बोलेंगे सब टैक्स। क्या बोलेंगे? सब टैक्स, यानी टैक्स के साथ अलावा वाला टैक्स, टैक्स के अलावा वाला टैक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सब टैक्स। और ये सब को देना है, जो भी टैक्स पेई है, जो टैक्स देने के योग्य है, उसको ये देना ही होगा। अब कंपलसरी हो गया, पहले नहीं होता था। ठीक है, और ये क्या है? इसका पैसा कहाँ जाएगा? एजुकेशनल फील्ड में, इसीलिए इसको एजुकेशनल टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेशनल टैक्स। और इसी को और हम बोलते हैं सेस। सेस। तो इसके इतने सारे नाम आप याद रखेंगे। तो आपको बुक में कभी सब टैक्स मिलेगा, कभी आपको बुक में सेस मिलेगा। और ये जो है, ये हम लेते हैं 2% मिडिल स्कूल के लिए। मिडिल स्कूल मतलब समझ रहे हैं? कहाँ तक होता है मिडिल स्कूल? 8वीं 10वीं 8वीं तक। तो मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई जितनी होती है, मिडिल स्कूल की एजुकेशन के लिए 2% टैक्स सबको देना है, जो भी टैक्स पेई है। समझ गए? 2% टैक्स फॉर मिडिल स्कूल एजुकेशन और 1% हाई स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन। तो टोटल मिला के कितना देना है? 3% सेस देना होता है टोटल मिला के। सेस, सेस यानी एजुकेशनल टैक्स। अच्छा, ये किस पर लगेगा? किसका 3%? ऐसा नहीं कि आप 5 लाख पा रहे हैं तो उस 5 लाख का 3% ना। 5 लाख में से जो आपका टैक्स वाला अमाउंट होगा, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा ना। जैसे आप 5 लाख पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं? 5। अब गवर्नमेंट बोलती है देखो 2 लाख तक तुम आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं, 2 लाख तक आपसे टैक्स नहीं। 2 लाख तक जिसकी इनकम होगी एक साल में, टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2 लाख से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा पा रहे हो, 2 लाख 1 रुपया पा रहे हो, 10% लेंगे टैक्स। अगर 2 लाख तक पा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है, कमाओ खाओ जियो जिंदा रहो, खुश रहो। ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख 1 रुपया पा रहे हो तो 10% दो फिर। तो 2 लाख 1 रुपया का 10% कितना होगा? कितना होगा? 20,000 रुपया होगा। तो 20,000 रुपया दो भैया हमको, अगर 2 लाख 1 रुपया पा रहे हो तो। ये एक रेट कार्ड है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप बुक से उसको टैली कर लीजिएगा। रेट समझ आया? तो मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपया है। तो 2 लाख तो टैक्स फ्री है ना, वो तो कट गया। अब कितना बचा टैक्स के लायक पैसा?
3 लाख रुपया बचा जिस पर टैक्स लगना है। 2 लाख से ऊपर जितना भी इनकम होगा टैक्स लगेगा। 2 लाख तो हमने छोड़ दिया, आपका कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख फिर भी बचा, क्योंकि आप 5 लाख कमा रहे हैं एक साल में। 3 लाख बचा ना, बोलो बचा, बचा ना। तो 3 लाख पर आपको टैक्स देना है। अब हमने होशियारी क्या दिखाई, समझ रहे हैं? मान लो 30,000 रुपया मैंने एक साल में प्रीमियम भर लिया, ठीक है। 20,000 या 30,000 रुपया मान लीजिए मेरा जीपीएफ कट गया, 30 60,000 रुपया हो गया, 60,000 हुआ। और 20,000 रुपया का एनएससी खरीद लिया, कितना हुआ? 80,000 रुपया हुआ। कितना हुआ? 80,000 रुपया। तो इतना ही मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, तो इस 80,000 पर भी कोई टैक्स नहीं लगना है। तो अभी कितना बचा था टैक्स वाला पैसा? 3 लाख रुपया। क्योंकि 3 लाख कैसे छूट मिला? तो हम 5 लाख कमा रहे थे, 2 लाख तो टैक्स फ्री वाला है, वो तो ऐसे ही कट गया, 3 लाख बचा। तो 3 लाख जो जिस पर टैक्स लगना है, 3 लाख जिस पर टैक्स लगना है, उसमें से हमने और इन्वेस्टमेंट क्या दिखा दी? 80,000 रुपये हमने सेविंग्स में खर्चा किया है। तो 3 लाख में से 80,000 और निकाल दो, कितना बचा? 2,20,000 बचा। अब 2,20,000 पर टैक्स लगेगा, समझ आया? 2,20,000 पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स? तो भैया 10% 20% जो भी रेट होगा वो टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए 2,20,000 का टैक्स कितना आया? मान लो हम अगर 10% भी जोड़ते हैं तो फिर भी 20,000 रुपया आया ना 20,000। तो आपको साल भर में 20,000 रुपया भरना है, साल भर में 20,000 रुपया भरना है। अच्छा 20,000 आया ना, ये जो 20,000 भर रहे हैं ये क्या है? टैक्स। तो जितना आपका टैक्स वाला पैसा होता है उस पैसे का 3% सेस कहलाता है। ये परसेंट किस पर लगाया जाता है? एजुकेशनल टैक्स। वो 3 लाख पर नहीं, वो 5 लाख पर नहीं, वो 2,20,000 पर भी नहीं। किस पर? वो जो आया था ना टैक्स वाला पैसा, जो आप साल भर में टैक्स के तौर पर भरेंगे, उस टैक्स का ये 1% होता है। तो सेस परसेंट किस पर निकाला जाता है? टैक्स वाले पैसे पर निकाला जाता है, आपके ग्रॉस अमाउंट पर नहीं निकाला जाएगा, टोटल अमाउंट, टोटल इनकम पर। समझ आ रहा है? तो जो टैक्स वाला पैसा आप पे करेंगे आखिरी में, उस टैक्स का इतना परसेंट, 3%, 2%, 1%, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो सेस लगेगा टैक्स के पैसे पर। तो ये कैलकुलेट किस पर किया जाता है? नोट करिए, टैक्सेबल अमाउंट या टैक्स अमाउंट लिख लीजिए। कैलकुलेट ऑन टैक्स अमाउंट, ठीक है। सेस हमेशा किस पर लगाया जाएगा? जो टैक्स वाला पैसा बनेगा उस पैसे पर सेस परसेंटेज निकाला जाएगा। और ये साथ में जोड़ेंगे जो भी आएगा। जैसे मान लो 2% हमने लगाया, 20,000 रुपया टैक्स का पैसा बना। टैक्स का पैसा कितना बना एक साल का? 20,000 देना है, उसका 2%। 20,000 का 1% कितना होता है? 20,000 का 1% 200, तो 2% कितना होगा? 400। तो 400 रुपया सेस बन गया। 20,000 आपको टैक्स देना है, 400 रुपया आपको सेस देना है, दोनों जुड़ गए, टोटल देना है। तो टोटल कितना देना है? 20,400 रुपया देंगे। तो ये जुड़ जाता है, ये भी पटाना होता है हमको। समझ आया? अच्छा, कुछ लोगों की इनकम ज़रूरत से ज़्यादा होती है। क्या? ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमने उसके लिए भी नियम बनाया है। अब हम बोलेंगे ठीक है, हमारे देश में रहते हो, हमारा खाते हो, हमारे यहाँ कमा रहे हो, खूब ऐश कर रहे हो। अगर 10 लाख रुपया से ज़्यादा इनकम है आपकी, कितने से? 10 लाख रुपया से ज़्यादा इनकम है आपकी, तो 10% सरचार्ज दो अलग से। ये तो दोगे टैक्स का पैसा, ये तो दोगे टैक्स के ऊपर। इसके अलावा अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो और क्या दोगे? सरचार्ज। क्या दोगे? सरचार्ज। तो सरचार्ज किस पर लगाया जाएगा? बोलिए, सरचार्ज किस पर लगता है? 10 लाख से ज़्यादा इनकम पर लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज सरचार्ज? तो आंसर है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स 10% लिख लीजिएगा ना, इधर लिख देता हूं मैं 10%, ना मिटा ही देते हैं। 10% एक्स्ट्रा टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स अमाउंट। ये भी किस पर लगेगा? जो टैक्स वाला पैसा बना ना 20,000 रुपया, उसका 10% लगे। ऐसा नहीं कि टोटल 10 लाख पर है तो उसका 10%, नहीं तो बर्बाद ना हो जाएंगे। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? कितना?
10,000 होता है 10% कि 1 लाख? 1 लाख होगा ना। हाँ, तो 1 लाख रुपया आपको सर चार्ज टैक्स तो आप दोगे ही, सर चार्ज कितना दोगे? 1 लाख। उस पर नहीं लगता ना। किस पर लगेगा 10%? जो भी टैक्स वाला पैसा बनेगा आखिरी में, सब माफ करते 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 जो टैक्स आया, जितना पटाना है टैक्स, उस टैक्स पर 10% और जुड़ जाएगा, उसको सर चार्ज बोलते हैं। सो दिस इज 10% एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है। इफ इनकम इज मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो फिर इनके टैक्सेबल अमाउंट पर 10% एक्स्ट्रा सर चार्ज देना पड़ता है। ये समझ आ रहा है? बोलिए ना। आया समझ में? तो इस तरह से टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अब आप इसको देखिए और इसको समझिए। अब जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, और अगर आप ये कहानी समझ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते जाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में। और देखते हैं कोई चीज़ रह न गई हो। एक फिक्स डिपॉजिट में भी आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट हम पहले पढ़ चुके हैं ना बैंकिंग में, क्या करना होता है? इकट्ठा पैसा जमा करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। 5 साल के अंदर अंदर या 5 साल तक का टाइम पीरियड वाला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर आपने खुलवाया है तो उसमें जितना पैसा आप जमा करेंगे टैक्स फ्री रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? लेकिन 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक इसमें और बना लीजिए आप छोटा सा। यहीं पर 8 हो गए हैं, 9वां नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इसी में इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स फ्री कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो 9वां क्या लिखेंगे? फिक्स डिपॉजिट फॉर मिनिमम 5 years टाइम पीरियड। ठीक है ना? 5 साल तक, ज़्यादा मिनिमम नहीं लिखना चाहिए, मैक्सिमम मुझे लिखना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक के लिए अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। ये समझ आ रहा है किस किस पर टैक्स लग रहा है, किसको छोड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो बातें आपको और ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। ये समझ आया? तो इसमें याद रखने लायक ये है, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि कौन सा आदमी टैक्स देने लायक है या नहीं है। उसके लिए हमने आपको क्या जुगाड़ बताया है? पेन है, टेन है, टिन नंबर है। टिन नंबर किसके लिए यूज़ होता है? किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए, जो ऑक्यूपेशंस करते हैं, फॉर ट्रेडर्स। ठीक है ना? याद रहेंगे? तो इतने डेटा के साथ, इतने इंफॉर्मेशन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होगा या ये टॉपिक स्टार्ट होगा और बड़े मज़े से ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये अगर आप बना लेते हैं, आपको समझ आता है, तो आपको ये चैप्टर भी बनेगा और सब कुछ बन जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, नोट करें ये सारी चीज़ें।